इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर जयप्रकाश नारायण की जयंती से पहले सियासी घमासान देखने को मिला। लखनऊ में जेपीएनआईसी यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर टीन की ऊंची दीवार लगाई गई। आज जेपीएनआईसी में अखिलेश यादव का कार्यक्रम है और ऐसे में आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यह पूरा कार्यक्रम है। और देर रात अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंचे, जहां पर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। श्रद्धांजलि देने से रोका जा रहा है, ये अखिलेश बोलते नजर आए। सरकार को छुपाना चाहती है, जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है सरकार। जयप्रकाश नारायण सेंटर, जहां पर टीन की ऊंची दीवार लगाई जा रही थी और उसी समय वहां पर अखिलेश यादव पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने सरकार पर हमला बोला और वो बोलते हैं कि श्रद्धांजलि देने से रोका जा रहा है। पिछले साल भी इसी तरह कुछ हुआ था, जिसके बाद अखिलेश यादव दीवार फांद कर गए थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और इस साल जब उन्होंने देखा कि टीन के शेड से फिर से वहां पर कंस्ट्रक्शन का हवाला देते हुए दीवारों को ढका जा रहा है, तो इस बार भी उन्होंने पोस्ट भी किया, साथ ही सरकार पर हमला बोला। शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीज़ें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो? अखिलेश यादव को आपने सुना। और अब इस पूरे मामले पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिसके जिम्मे जेपीएनआईसी का रखरखाव और मरम्मत का जिम्मा है, उसकी भी सफाई सामने आई है। जेपीएनआईसी के गेट बंद करने पर एलडीए की सफाई सामने आई है। बिल्डिंग में निर्माण का काम जारी है और सुरक्षा कारणों से गेट बंद किए गए। टीन के शेड वहां पर लगाए गए, जिसके बाद अखिलेश यादव यहां पर ये बोलते हुए नजर आए कि ये हर साल देखने को मिलता है। अखिलेश यादव को Z+ सुरक्षा मिली है, ये एलडीए का बयान था। और अखिलेश यादव का परिसर में आना सुरक्षित नहीं है, जिसके चलते ये गेट बंद किए गए। और मौके से जायजा लिया एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय ने, वो भी आपको दिखाते हैं। जेपीएनआईसी जहां पर अखिलेश यादव को आना है, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना है, उस पर आज एक तरफ पहले टीन शेड लगाया गया और उसके बाद यहां पर आप देखिए जो एलडीए के जो लोग हैं वो यहां पर जो लिखाई का काम है वो कर रहे हैं। और लिखा जा रहा है भवन निर्माणाधीन है, क्योंकि अंदर जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कहीं ना कहीं अभी चल रहा है। और इसी बात का कहीं ना कहीं हवाला देते हुए अखिलेश यादव को अंदर जाने से रोका भी जा रहा है। पिछली बार भी जब अखिलेश यादव अंदर जाने वाले थे, तब जब उनको रोका गया था, तब यही बात कही गई थी कि चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी चल रहा है, अंदर तमाम जो लोहे के सामान हैं, सरिया हैं, वो अलग अलग तरीके से वहाँ पर हैं। और अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लोग अगर वहाँ जाते हैं तो कोई किसी को भी चोटिल हो सकता है, इस कारण उनको रोका गया था। और एक बार फिर से जब उनको रोका जा रहा है तो यहाँ पर इस बिल्डिंग के सामने कि भवन निर्माणाधीन है, इस तरीके का जो पेंटिंग है वो फिलहाल यहाँ की जा रही है। विवेक राय, एबीपी न्यूज़ के लिए। यूपी में विधानसभा की 10 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए में घमासान छिड़ा हुआ है। निषाद पार्टी 2 सीट मांग रही है, जबकि बीजेपी 9 सीट पर लड़ना चाहती है और 1 सीट आरएलडी के लिए छोड़ना चाहती है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। विधानसभा की 10 सीट पर चुनाव होना है और अब बीजेपी 9 सीट पर लड़ना चाहती है और 1 सीट आरएलडी के लिए छोड़ना चाहती है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे।
खरीद और मझवा में चुनाव लड़ेंगे अपने चुनाव? निश्चित रूप से सिंबल से चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। पहले भी लड़ती रही है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी जिसकी सीट होती उसको देख लड़ाती रही। हम लोग 10 सीट पर एनडीए का प्रत्याशी तय होगा और भारतीय जनता पार्टी जहाँ लड़ेगी वहाँ हम लोग देंगे और जहाँ निषाद पार्टी लड़ेगी कहाँ लड़ेंगे आप? निश्चित रूप से अभी निश्चित रूप से पहले भी परंपरा रही, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दलों को सम्मान देती है और जिनका सीट होता है उनको लड़ाती है। अभी ऐसा कुछ अभी बैठक होने वाली है और दिल्ली जा रहा हूँ और मिलूंगा उन लोगों से और इस बात को तय हो जाए कि कौन प्रत्याशी, भाई हमारे पास भी प्रत्याशी उनके पास भी है, जो जिताऊँ हो और दोनों पार्टियों का पसंद हो, जनता का पसंद हो और पार्टी का कार्यकर्ता हो और पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हो, उसको तय करके हम लोग लड़ाएंगे और जीत सुनिश्चित करेंगे। सपा और कांग्रेस लड़ रहे हैं 2 सीट का, टेहरी और मझवा? नहीं, हम लोग 10 सीट लड़ रहे हैं, 2 निषाद पार्टी अपने से लड़ेंगे। वहीं यूपी में विपक्षी दलों में भी खटास देखने को मिल रही है। कांग्रेस पर सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के नेता तीखे तंज कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने हरियाणा का जिक्र कर कांग्रेस पर तीखे तीर दागे। यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन करती तो वहां यादव वोट बीजेपी को नहीं मिलते। और इस दौरान यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस से गठबंधन पर भी बड़ा बयान सामने आया है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर पूरा समाजवादी परिवार सैफई में जुटा। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, तेज प्रताप यादव और साथ में पूरा सैफई परिवार, सबने नेताजी के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लिया और साथ ही पार्टी ने कर दिया यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में आर पार का ऐलान। करेल के लोगों का जो जुड़ाव है चुनाव में भी, मुझे उम्मीद है कि भारी संख्या में वोट देकर समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। मुलायम की जन्मभूमि से पार्टी ने विजय का बिगुल बजाया तो पूछा गया कि कांग्रेस का क्या करेंगे। 10 में से 6 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। अब बाकी 4 में से कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? समाजवादी पार्टी ने इस सवाल पर सिर्फ इतना कहा कि गठबंधन बना रहेगा। आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। सवाल है, गठबंधन तो रहेगा, लेकिन क्या इसकी शर्तें सिर्फ समाजवादी पार्टी तय करेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी ने बुधवार को जिन 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, उनमें से 2 सीटें मझवा और फूलपुर पर कांग्रेस की दावेदारी थी। लेकिन अखिलेश ने राहुल की पार्टी के दावे को किनारे कर अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब अखिलेश ने भी कहा है कि गठबंधन बना रहेगा। चाचा शिवपाल यादव ने भी यही दोहराया, लेकिन साथ ही कांग्रेस पर तीखे तंज कर डाले। अब की बार ऐसा मौका था, अगर गठबंधन कर लिए होते तो हरियाणा में बड़ी जीत होती। अगर कुछ सीटें दे दिए होते तो पूरे हरियाणा में यादव समाज का वोट और जो पीडीए का वोट था पूरा का पूरा कांग्रेस के पक्ष में जाता। निर्णय होते हैं, कभी कभी भूलें होती हैं, लेकिन हम लोग इस गठबंधन को बरकरार रखेंगे। भले समाजवादी पार्टी हरियाणा का जिक्र कर बार बार कांग्रेस पर गलती करने के आरोप लगा रही है, बावजूद इसके यूपी कांग्रेस कह रही है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलके लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो आज ये चल रहे हैं पूरी तरीके से फर्जीगिरी जो चल रही है, जो आज जंगल राज चल रहा है, इसको मिलकर हटाना हमारा ध्येय है, हम हटाएंगे। हरियाणा के चुनावी नतीजे के बाद मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में कांग्रेस ने इस पर बड़ी बैठक की, जिसमें राहुल की फटकार चर्चा में रही। राहुल ने 2 टूक कह दिया कि हरियाणा के नेताओं ने पार्टी से ज्यादा चुनाव में अपने हित को ऊपर रखा और इसे हुड्डा और कुमारी सैलजा जैसे नेताओं के लिए संदेश माना जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की हार क्यों हुई, इस पर पार्टी ने दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में मंथन किया। समीक्षा वाली यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। सूत्रों के मुताबिक इसमें राहुल गांधी ने 2 टूक कहा कि हरियाणा में हार इसलिए हुई क्योंकि नेताओं ने पूरे चुनाव में पार्टी से ऊपर अपने हितों को रखा। बैठक से और क्या निकला, इस पर पार्टी ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन गुटबाजी को एक वजह मानने से इनकार भी नहीं किया। विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। बहुत सारे कारण हैं। चुनाव आयोग से लेकर के आपस में
मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा में मिली हार पर मंथन के लिए हुई बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद नहीं थे, न ही कुमारी सैलजा यहां मौजूद थी और न ही रणदीप सुरजेवाला। तो फिर सवाल है कि मीटिंग में कौन नेता थे? इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पर्यवेक्षक अशोक गहलोत और अजय माकन के साथ पार्टी के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया शामिल थे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाएगी जो हरियाणा के सभी उम्मीदवारों से बात कर हार की वजहों का पता लगाएगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिलचस्प बात यह भी है कि पार्टी गुटबाजी को हार की वजह मानने से इनकार नहीं कर रही। ये देखिए, गुटबाजी, जातिगत समीकरण, ये सब सुपरफ्लुअस बातें हैं, आप हम सब करते हैं, क्योंकि सब देख रहे थे भाई वहाँ तो कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। असली जो है फॉलोअप होगा मीटिंग के बाद में, जो हमने तय किया है। अब इस सवाल पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कांग्रेस आलाकमान प्रदेश के नेताओं के साथ कब मंथन करेगा, क्योंकि हुड्डा के विरोध में उठ रहे सुर तेज हो चले हैं। ओबीसी में झुंझुना पकड़ा रखा है कि ये हमें सिर्फ जो है नामचारे का बना रखा है, हमें कोई पूछता नहीं है। जाति जनगणना राहुल जी की फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनकी बात को लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे बयान एक साथ कई इशारे दे रहे हैं। उधर बीजेपी को कांग्रेस पर चुटकी लेने का पूरा मौका मिल गया है, क्योंकि राहुल गांधी को तो बता नहीं सकते हार का जिम्मेदार, तो वो इसलिए ढूंढते रहते हैं कि निर्वाचन आयोग हार का जिम्मेदार है, ध्रुवीकरण हार का जिम्मेदार है, ईवीएम हार का जिम्मेदार है। अरे हार के असली जिम्मेदार जो हैं वो राहुल गांधी हैं। आज कांग्रेस एनसी गठबंधन के विधायक दल की बैठक है। उमर अब्दुल्ला गठबंधन विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और शाम तक सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला गठबंधन विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। कांग्रेस एनसी गठबंधन के विधायक दल की पूरी बैठक है, जिसमें आज शाम तक सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं उमर अब्दुल्ला। ये बैठक कांग्रेस एनसी गठबंधन की होने वाली है आज, जिसमें गठबंधन विधायक दल के नेता चुने जाएंगे उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में उमर अब्दुल्ला को नेता चुना जाना औपचारिकता ही था, दूसरा कोई दावेदार ही नहीं था। रस्म अदायगी के बाद पार्टी के फैसले का ऐलान हुआ। उमर के नेता चुने जाते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर भी बढ़ गए। उमर ने कहा था 5 से 6 निर्दलीय उनके साथ आ सकते हैं। इनमें से 2 विधायक आज उनसे मिलने भी पहुंचे। 100% इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। इंशाल्लाह उसमें उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने। देखेंगे, अभी 2-4 निर्दलीय आ रहे हैं, इंशाल्लाह होपफुली वो ज्वाइन करेंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। यानी बहुत मुमकिन है नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही बहुमत जुटा ले और उसे कांग्रेस पर निर्भर न रहना पड़े। 90 सदस्यों की जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत का नंबर 46 है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 और कांग्रेस के 6 विधायक चुने गए हैं, वहीं 8 निर्दलीय जीते हैं। सीपीएम और आम आदमी पार्टी के 1-1 सदस्य हैं। वैसे ये दोनों पार्टियां भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। 29 विधायकों के साथ बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी होगी। पीडीपी के 3 विधायक भी विपक्ष में होंगे। अब बात उन चुनौतियों की जो मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला के सामने होंगी। अब्दुल्ला प्रदेश के नहीं, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पहली चुनौती पूर्ण राज्य का दर्जा वापस हासिल करने की होगी। दूसरी चुनौती स्वीकारना होगा कि 370 की बहाली नहीं हो सकती। तीसरी चुनौती अलगाववाद को सियासी शह मिलने से रोकना होगा। चौथी चुनौती केंद्र सरकार के साथ टकराव के रास्ते से बचना होगा। और इनमें से एक भी चुनौती से उमर अब्दुल्ला चूके तो 5 साल उसी तनाव के हालात रह सकते हैं जो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच पिछले कई साल से हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ उनकी ताजपोशी बाकी है, लेकिन इससे पहले ही उनकी पार्टी पर गुंडागर्दी के आरोप लगने लगे हैं। पीडीपी ने आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थक उसके कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उमर अब्दुल्ला हौसले से भरे दिखे। दरअसल 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 विधायक चुनकर आए हैं और अब 4 निर्दलीय विधायकों ने भी उमर को समर्थन दे दिया है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में विधायकों की संख्या 46 पहुंच गई है।
अब उमर सहयोगी दल कांग्रेस की तरफ से समर्थन की चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर लें। एक तरफ उमर अब्दुल्ला नई सरकार की तैयारियों में जुटे हैं तो दूसरी ओर पीडीपी उन पर तूफानी हमले बोल रही है। पार्टी का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता उनके समर्थकों पर हमले कर रहे हैं। मेरा उमर साहब से सवाल है कि आपकी इतनी जो भारी अक्सरियत आई है, क्या वो गुंडागर्दी करने के लिए आई है? पीडीपी के वर्कर्स हैं, उनके घर की जो दीवारें हैं उनको पत्थर से तोड़ा जा रहा है, बकरियां हैं, गायें हैं, उनको चुराया जा रहा है। आप मेरे वर्कर को छुएंगे नहीं। और एक बड़ी खबर दिल्ली कैबिनेट के बड़े फैसले से जुड़ी, आपको बता दें दिल्ली में सालाना विधायक फंड में अब भारी बढ़ोतरी की गई है। 10 से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए विधायक फंड किया गया है और बाकी राज्यों से कई गुना ज्यादा ये विधायक फंड बढ़ाया गया है। विकास काम करने के लिए फंड बढ़ा है। आतिशी का ये बयान भी सामने आया है। 10 से बढ़कर 15 करोड़ रुपए ये विधायक फंड किया गया है और बाकी राज्यों से कई गुना बड़ा विधायक फंड है। कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली में विधायक फंड को 10 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15 करोड़ प्रति वर्ष कर दिया है। पूरे देश में किसी भी राज्य में इतना विधायक फंड किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया है। अगर हम आंकड़े देखने जाएं तो गुजरात 1.5 करोड़ प्रति साल विधायक फंड देता है हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका 2 करोड़ हर साल देते हैं। ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश 3 करोड़ और कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान 5 करोड़ प्रतिवर्ष विधायक फंड के तौर पे देते हैं। अब दिल्ली 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष विधायक फंड के माध्यम से देगा। ना सिर्फ ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा है बल्कि एग्जिस्टिंग स्टेट से 3 गुना ज़्यादा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।